हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको सत्यम क्लासेस पर। तो गाइज, आज हम आपको बिल्कुल डिटेल में चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन बताएंगे। इसमें आप लोग कृपया पूरी वीडियो को वॉच करें। आप जो पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप क्लियर कट मतलब आप समझ पाएंगे कि फिजिक्स में आखिर होता क्या है। आपको रियल में लगेगा कि अरे भाई, मेरा कॉन्सेप्ट अधूरा था, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पूरा हो गया। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। रियल में परावर्तन का अर्थ क्या होता है, लौटना। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन मतलब क्या होता है, लौटना। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर लाइट होता है क्या। प्रकाश यानी लाइट क्या होता है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। या इसका आप ऐसे भी मतलब डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम अपने नग्न आँखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं। नग्न मतलब खुली आँखों से अपने वस्तु को, किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कैसा गमन करता है, आता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। इसके बारे में आप डिटेल में आगे जानेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है, किस प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आगे हम जान लेंगे कि रियल में प्रकाश, सब चीज़ का अपना अपना चाल होता है। तो हम प्रकाश के चाल के बारे में जानेंगे। निर्वात में, निर्वात के मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम जहाँ हवा भी ना हो उसे हम बोलेंगे निर्वात। निर्वात किसे बोलेंगे दोस्तों, जहाँ हवा भी ना हो उसे हम निर्वात बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं वैक्यूम। तो जहाँ हवा भी नहीं होगा वहाँ भी प्रकाश के चाल होगा कितना, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ थोड़ा हैंड मिस हो गया है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। या ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना होता है प्रकाश के चाल। 1 सेकेंड में प्रकाश इतना 3 × 10⁵ यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में हम बात करेंगे दोस्तों, तो प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। या मीटर में बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रकाश 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आपको किलोमीटर में आए या डायरेक्ट आए, तो किलोमीटर में अगर आएगा तो आप बता सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। अगर मीटर में आए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जाती है। बस आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कहीं कहीं अगर ऑप्शन, आप नियरेस्ट ऑप्शन को चुनेंगे, अगर ऑप्शन में मिल जाए 8 मिनट 19 सेकेंड तब पर भी मार सकते हैं आप। या कहीं कहीं हम देखते हैं 8 मिनट 33 सेकेंड, वो भी चलता है। लेकिन आप नियरेस्ट ऑप्शन ऑलवेज क्या होता है, करेक्ट होता है, आप चुन लेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लगभग करके यानी अप्रॉक्स में बता दिए हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। अगर आप इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 500 सेकेंड आती है। अगर आप इसे अगर 8 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 500 सेकेंड। अगर सेकेंड में ऑप्शन रहे तब पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 500 सेकेंड लगा सकते हैं। तो यहाँ मेंशन भी कर दिए हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 500 सेकेंड लगता है। सेकेंड की बात करें तो आप 500 सेकेंड अगर नियरेस्ट है तो आप लगा सकते हैं। अब आएंगे हम आखिर लाइट के सोर्स कितने हैं। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल प्रकाश स्रोत, एक होता है मानव निर्मित यानी मेड में। एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड, यानी जो आदमी बनाता है। लाइट का जो सोर्स है उसका 2 टाइप होता है, एक होता है मैन मेड और एक होता है नेचुरल। तो नेचुरल सोर्स की बात करेंगे तो नेचुरल सोर्स हो जाएगा सूर्य, जो कि नेचुरल सोर्स है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है।
हम पृथ्वीवासियों के लिए अगर पूछे सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा है, तो आंसर आएगा सूर्य। और यहाँ पर तारा भी हम मेंशन कर दिए हैं, चूँकि तारा के पास अपना प्रकाश होता है। उसके बाद मैन मेड यानी कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे लालटेन मानव बनाते हैं, बल्ब, मोमबत्ती, दिया, etc मतलब एटसेट्रा, ये सब मैन मेड है प्रकाश का स्रोत। नेक्स्ट हम ये भी मेंशन कर दिए हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना गया है, तो सन को माना गया है। इस दुनिया में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है, यानी सन है। नेक्स्ट यहाँ मेंशन कर दिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आए कि निम्नलिखित में से किसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, और तारा के पास भी अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। नेक्स्ट, तारे के पास अपना प्रकाश होता है, ये भी हम मेंशन कर चुके हैं। जितना बात हम बोलते हैं उतना मेंशन किए होते हैं, ताकि आप कहीं मतलब स्किप कर जाता है सुनने के बाद, आप बिल्कुल लॉन्ग टाइम के बाद स्किप कर जाता है। अगर आप नोट्स में इसको मेंशन कर लेंगे तो आप बार बार उसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो नहीं भूलेंगे, याददाश्त में अपना मेमोराइज रहेगा और अपना इसे याद रख सकते हैं। आगे मेंशन हमने किया है, बल्ब में विद्युत ऊर्जा होता है जो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हाँ, पूछेगा कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो रियल में जो बल्ब है उसमें विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसमें फ्लो करती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब कन्वर्ट हो जाता है प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि लाइट एनर्जी में। और भी थोड़ा अगर डीपली आपसे पूछे तो प्रकाश ऊर्जा बदलता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होता है प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में। रियल में अगर आप देखेंगे या मतलब देखते होंगे कि बल्ब के पास जाने पर एलईडी बल्ब में उतना मतलब ऊष्मा नहीं फील होता है, लेकिन अब पहले जो मिलता था वो वाला बल्ब, उसमें आप फील करते होंगे कि इसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है और उसमें ऊष्मा यानी कि हीट भी उत्पन्न होता है। तो बल्ब का काम है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रकाश एनर्जी एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे हमने मेंशन किया है लालटेन। लालटेन में रासायनिक ऊर्जा होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लालटेन में कौन सा ऊर्जा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होता है किसमें, इसमें यानी प्रकाश ऊर्जा में। रियल में अगर बात करें तो लालटेन में केरोसिन तेल होता है, और केरोसिन तेल में, और जो लालटेन में क्या होता है, केरोसिन तेल, और केरोसिन तेल में होता है केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी को बत्ती प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ मेंशन किया है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, या अगर आप सिंपल में इसे समझेंगे तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, या उसी का अलग थोड़ा वर्ड में नाम है दीप्तिमान वस्तु। अगर बोलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि प्रदीप्त वस्तु को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर आएगा दीप्तिमान वस्तु। जो वस्तु प्रदीप्त है उसे हम दीप्तिमान भी बोलेंगे, यानी कि प्रदीप्त, यानी इससे हम इंग्लिश में बोलेंगे लुमिनियस। लुमिनियस यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम बोलेंगे लुमिनियस, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम बोलेंगे नॉन लुमिनियस। जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है सूर्य, उसके बाद मेंशन किया है बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, दिया हो गया, लालटेन हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो प्रदीप्त वस्तु के, यानी कि लुमिनियस वस्तु के। ये सब जिससे चूँकि इससे प्रकाश निकलता है, और हम बोले हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। चूँकि सूर्य से प्रकाश निकलता है, बिजली के जलते हुए बल्ब से प्रकाश निकलता है, और जलती मोमबत्ती, दिया, लालटेन, ये सब से प्रकाश निकलता है, इसे हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। अब हम आएंगे अप्रदीप्त वस्तु से। वही सिंपल वर्ड में हम आपको बता भी दिए हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे हम बोलेंगे अप्रदीप्त, यानी कि नॉन लुमिनियस वस्तु, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो बस वही आप अपना मन में आप जो आ जाए अपना कर दीजिए। नॉन लुमिनियस में क्या सब हो जाएगा, टेबल हो जाएगा,
पुस्तक हो जाएगा, कलम, कुर्सी, पौधा, etc, इस सब से प्रकाश नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सोचने वाली, थिंकिंग करने वाली मतलब बात किया जाए तो सब्जेक्ट है ये, इस पर बात किया जाए चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पूछेगा किसका उदाहरण है। चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण है या अप्रदीप्त वस्तु के उदाहरण है। तो रियल में चंद्रमा जो है अप्रदीप्त वस्तु के उदाहरण है, चूंकि चंद्रमा से कोई प्रकाश उर्काश नहीं निकलता है। तो गाइज रियल में चंद्रमा किसका एग्जाम्पल है, तो अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आती है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रदीप्त है, तो चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त है। सूर्य, तारा, ये सब प्रदीप्त के उदाहरण है। सूर्य, तारा, बिजली का जलता हुआ बल्ब, लेकिन चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु के उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी आएगा कि किरण क्या होता है। किरण, तो प्रकाश हमेशा बोले हैं कि सरल रेखा में गमन करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ आएगा किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। जब एक किरण जाएगा तो उसे हम बोलेंगे, मतलब जैसे ऐसे 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 करके ऐसे जब कर दिए तो इसको हम बोलेंगे क्या, रे बोलेंगे, यानी कि किरण बोलेंगे। यहाँ से बहुत रे निकलेगा, यहाँ से मतलब मान लीजिए आप ये कोई सोर्स है और कोई सोर्स से बहुत सारे निकलता है, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, जैसे टॉर्च है। तो टॉर्च तो यहाँ एक लाइट ऑफ सोर्स यहाँ होता है, लेकिन यहाँ से बहुत सारा रे निकलता है, तो उसे ही बोलेंगे क्या, किरण पुंज। इसीलिए यहाँ लिखा है डेफिनेशन में कि प्रकाश की किरणों के समूह, समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप में कभी कोई चीज़ अकेला नहीं होता है, कम से कम एक से ज़्यादा होता है, 1 2 3 4 5 6 10 20, ये ग्रुप में होता है। ग्रुपिंग, इसी का मतलब हुआ ग्रुपिंग। तो बहुत सा रे अगर एक जगह से गुजरेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, किरण पुंज बोलेंगे। तो आप सिंपल समझ चुके होंगे कि बहुत सारे किरण जब एक जगह से निकलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज, या किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दैट सॉल्व। नेक्स्ट अब हम बात कर लेंगे कि किरण पुंज आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, यहाँ पर हैंड मिस है, यहाँ पर होगा हर्षिकार। एक होता है अपसारी किरण पुंज और एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है समांतर किरण पुंज। आप समझ चुके होंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब हम देख लेंगे जल्दी जल्दी में डेफिनेशन कि आखिर अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। सिंपल है, आप वर्ड पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, और अगर आप एक बार गौर से इसे समझ जाते हैं तो आई थिंक जीवन भर आप इसे भूलने वाले नहीं हैं। नाम से यहाँ स्पष्ट है अपसारी, वैसा किरण पुंज। अपसारी का अर्थ हुआ जो एक बिंदु से निकलकर पसरते चले जाए ना, यहाँ अप पॉफ से फॉर क्या, पसरना हुआ। तो एक मतलब इसको बोलेंगे ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या करे, फैलता चला जाए। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता चला जाए उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। इजी था। और अभिसारी, अभिसारी मतलब कहीं आके मिलेगा, अभी, अभी मतलब यहाँ, अभी मतलब क्या, तुरंत, अभी यहाँ, यहाँ के बात यहाँ पर हो रहा है, अभी यहाँ। तो इसमें क्या बोलेंगे, थोड़ा हम आपको अपसारी के दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ मेंशन भी कर दिए हैं, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता चला जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ कोई बिंदु स्रोत है, लाइट का सोर्स है, यहाँ से निकलकर क्या हुआ है, फैलता चला गया है। यहाँ से निकलकर क्या गया है, ये फैलता जाएगा, थोड़ा इस टाइप में इसका होगा। अपसारी है ना, तो इधर अपना एक बिंदु स्रोत से क्या होगा, निकलकर फैलता चला जाएगा। एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होगा, रे फैलता चला जाएगा। यही हुआ, यहाँ से निकला है और अपना फैलता चला गया है। कोई लाइट का सोर्स है, यहाँ से निकला है और फैलता चला गया है, इसे ही बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अब हम बात कर लेते हैं अभिसारी किरण पुंज के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अभिसारी किरण पुंज के बारे में। अभी हम दोस्तों अभी आपको इससे पहले बता चुके हैं, या थोड़ा हैंड मिस है, यहाँ हर्षिकार होगा, अभिसारी में हर्षिकार होती है। तो अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। मतलब अभी हम बताए हैं कि अभिसारी, अभिसारी मतलब बहुत जगह से आएगा और एक जगह मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें
आप स्कूलों में देखते होंगे, चूँकि सिर्फ लॉजिकली नहीं है, याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं। आप स्कूल पर गौर कीजिए तो स्कूल में आप देखते होंगे जब बच्चा आता है तो हर एक जगह, हर एक मोहल्ला, हर एक चारों तरफ से आता है, लेकिन एक जगह आके मिलता है कहाँ? स्कूल में। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, मतलब किरण आता है, यहाँ से आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है, 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 लेकिन मिल रहा है सिर्फ यहाँ। तो इसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसका ठीक उल्टा आप अफसारी में जब बच्चा स्कूल आती है, हर एक जगह से, हर एक क्षेत्र से, चारों तरफ से आती है और एक जगह आती है, तो एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल हो गया? अभिसारी किरण पुंज के। और अफसारी क्या? जब स्कूल में छुट्टी होती है, जब स्कूल में छुट्टी होती है तो बच्चा फिर चारों तरफ, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, और चारों तरफ चली जाती है। तो मतलब चारों तरफ फैल जाती है। एक जगह आके मिली तो मिली तो हो गया अभिसारी, और चली गई तो हो गया अफसारी। अब हम बात करेंगे ये समांतर किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? समांतर किरण पुंज के बारे में, यानी पैरेलल किरण पुंज के बारे में बात करेंगे। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। बहुत आसान है, जैसे सूर्य समांतर किरण पुंज के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में सूर्य क्या है, यानी सन क्या है, तो समांतर किरण पुंज के यानी कि पैरेलल किरण पुंज के क्या है? एग्जाम्पल हैं। समांतर किरण पुंज, आप ट्रेन के पटरी देखते होंगे, आपस में हमेशा वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं, यानी कि कभी नहीं मिलते हैं, कभी वो आपस में नहीं मिलते। एकदम सेम डिस्टेंस जितना है उस दोनों के बीच में से, दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होता है, और ये कभी नहीं, इनफाइनाइट तक आप जाएंगे तो कभी नहीं आप मिलेगा, अपना मिल एकदम बढ़ता चले जाए। चूँकि इसका डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है, इसलिए बढ़ता चला जाएगा। और ये समांतर किरण पुंज के एग्जाम्पल है। और सन क्या है, तो समांतर किरण पुंज के एग्जाम्पल है। हम अब बात कर लेंगे इसके बारे में, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम अब इसके बारे में बात करेंगे, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पारदर्शी। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? पारदर्शी पदार्थ, यानी कि ट्रांसपेरेंट के बारे में। ये ट्रांसपेरेंट होता क्या है, तो आप इसे इजी से समझिए। ट्रांसपेरेंट वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सके। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सके, उसे क्या बोलते हैं? हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच है, कांच मीन्स डैट शीशा। जैसे में हवा, पानी आदि, इस सब से प्रकाश आसानी से क्या करती हैं? आर पार हो जाती हैं। तो आप इसको परिभाषा आपको जहन में अपना बैठ गया होगा। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सके, उसे हम बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ, यानी कि ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है कांच, हवा और पानी। इस सब से होकर प्रकाश आसानी से, बिल्कुल सिंपल रूप से एकदम आर पार हो जाता है। अब आप जानिए इसके बारे में पारभासी के बारे में, यानी ट्रांसलूसेंट के बारे में जानिए। पारभासी पदार्थ ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ये भी इजी, मतलब जनरली चीज़ अपने नाम से स्पष्ट होते हैं। नाम से यहाँ स्पष्ट है कि पारभासी। पारभासी, पारभासी का अगर आपको हम सिंपल डेफिनेशन समझा दे, सिंपल परिभाषा समझा दे, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, इट मीन्स डैट वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा मोड़ा पास करे। आंशिक रूप से मतलब बहुत कम। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से या बहुत कम आर पार हो सके, उसे हम पारभासी पदार्थ बोलते हैं। आप समझ गए होंगे इसका सैंपल डेफिनेशन, आसानी परिभाषा। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो सके, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे, हाँ, इसका जो एग्जाम्पल है थोड़ा आपको याद रखना, मेमोराइज करना जरूरी है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल एग्जाम में हूबहू पूछ ली जाती है कि घिसा हुआ कांच किसका एग्जाम्पल है, तेल लगा हुआ कागज किसका एग्जाम्पल है, बैलून का रबर किसका एग्जाम्पल है, आँखों की पलक,
ये ट्रेसिंग पेपर या इसी को बोलते हैं बटर पेपर। उसके बाद चम्र यानी कि स्किन, ब्लड रक्त, मिल्क दूध, घना धुआं, हल्का बादल, कुहासा, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। आई थिंक मुझे लगता है इसमें आपको कोई संदेह नहीं, हमें कोई मतलब इसमें आप हम बता दें तो जहाँ तक हमें लगता है कि आपको इसमें रति भर भी आप मतलब समझने में कोई कठिनाई नहीं होती होगी। आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे कि पारभासी क्या होता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो पाती है उसे हम पारभासी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा एक बार गौर से देख लेना है ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। एग्जाम्पल में अगर आपको एग्जाम में आती है, इसका जनरली इसका जो वही एग्जाम्पल है उसे पूछ लिया जाता है ये किसका एग्जाम्पल है, चमड़ी या दूध या ब्लड किसका एग्जाम्पल है, तो आप इजीली इसे बता सकते हैं कि ये सब ये पारभासी पदार्थ का क्या है, सॉरी एग्जाम्पल है। अब आइए अपारदर्शी, दिस इज सो इजी, डिड यू अंडरस्टैंड, दिस इज सो इजी। पारदर्शी पदार्थ बहुत ईजी है, इसे आप समझिए। चूँकि बीच में थोड़ा लाइट चली गई थी, आप लोग मैनेज थोड़ा कीजिएगा, ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया होगा आई थिंक, लेकिन अब देखिएगा अब थोड़ा लाइट आ गई है फिर से। अब हम जानेंगे अपारदर्शी पदार्थ, बहुत ईजी है। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके उसे हम अपारदर्शी पदार्थ यानी कि ओपेक्यू पदार्थ कहते हैं। जैसे आप जान लीजिए लकड़ी हो गया, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता जैसे आप कार्टून बोलते हैं, मतलब मोटा गत्ता 4-5 या 10 कागज़ आप उसको एक जगह कर देंगे तो मोटा गत्ता का लगा वो, धातु की प्लेट etc, इस सब से प्रकाश आर पार नहीं होगा, इसलिए ये सब किसका एग्जाम्पल है, अपारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आ गए जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का रियल में मीनिंग हुआ, अर्थ हुआ लौटना। परावर्तन मतलब लौटना। जब आप बचपन में होंगे तो आपको अगर कोई काम नहीं मिलता होगा तो आप कोई बॉल लेते होंगे, और कोई अगर कैच खेलने वाला बंदा नहीं है या आपका पार्टनर कोई नहीं है तो आप किसी दीवार पर जाते होंगे, ऐसे बॉल को मारते होंगे, ऐसे दीवार पर जाते होंगे, बॉल को मारते होंगे, फिर से दीवार से टकराकर बॉल आपके हाथों में आता होगा, फिर मारते होंगे, फिर आता होगा हाथों में। तो वही क्या है, दीवार से टकराकर अब बल जो आपके हाथ में आता है, फिर वही तो वही क्या हुआ, टकराकर वापस लौट रहा है, वही उसको हम बोलेंगे परावर्तन हुआ। बस सिंपल लॉजिक है। तो वो तो मतलब जब बल दीवार पर हम मारते हैं, अब बल्ब फिर मेरे हाथों में आती है तो उसे हम बोलेंगे बल्ब का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। बस सिंपल। अब यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश को हम किसी वस्तु पर ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं टकरा के फिर वापस लौटेगा उसका रे, तो उसे हम बोलेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पर प्रकाश यहाँ पर कर रहे हैं तो फिर प्रकाश समतल दर्पण पर ऐसे, हाँ, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है समतल दर्पण। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है क्या, समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तन करता है। आराम से आप समतल दर्पण पर इसे टॉर्च दीजिए किरण उसका, और फिर पुनः अपना लौट जाएगी उसका प्रकाश। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है या कोई भी चीज़ का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन मतलब लौटना। अगर प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप जानते होंगे, आप लोग जो मुंह देखते हैं ऐना में वही आपका प्लेन मिरर है। आप जो घरों में यूज करते हैं वही आपका प्लेन मिरर है, यानी कि समतल दर्पण है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रजतित यानी कि सिल्वर्ड, इसी को बोलते हैं, मतलब एक सतह को एक तरफ से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, इसी को बोलते हैं रचित कर देना या क्ले कर देना। इसका रियल में अर्थ हुआ सिल्वर्ड। सिल्वर से यानी कि चांदी से हम क्ले करते हैं, पॉलिश कर दिया जाता है। तो समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रजतित यानी कि सिल्वर्ड कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रजत यानी कि चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है। रियल में परत होती है किसकी, चांदी के, वो भी मतलब चांदी में होता है
AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का परत इस पर क्या किया जाता है, तो चढ़ाया जाता है। एक होता है AgI सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। AgI एक होता है क्या, AgI और एक होता है AgBr। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है वही समतल दर्पण के एक तरफ कलई करने के लिए यानी पॉलिश करने के लिए, जिससे उसका परावर्त किसी भी लाइट का परावर्तक अच्छा से हो। और एक होता है AgI का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा कराने में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम क्या होता है। किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की किरण, हमें पता चलेगा कि प्रकाश यहाँ से यहाँ जा रहा है और वही जो रास्ता दिखाएगा उसी को हम बोलेंगे किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम। यहाँ क्लियर लिखा है प्रकाश की किरणों का पथ मीन्स डैट रास्ता, प्रकाश की किरणों का रास्ता दिखाने वाले या दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। अगर ऐसे करके और ऐसे मान लीजिए कोई किरण ऐसे आ रहा है फिर ऐसे ऐसे सिंबल लगा है तो हम समझ जाएंगे कि कोई किरण इधर से इधर तरफ आ रहा है। सिंबल अगर इधर है ऐसे तो हम समझ जाएंगे कि कोई किरण कैसे आ रहा है, ऐसे करके और ऐसे यहाँ तीर लगा है तो उधर से इधर जा रहा है, फिर ऐसे करके अगर इधर से इधर तीर लगा देंगे तो कोई किरण हम समझ जाएंगे यहाँ से यहाँ जा रहा है। वही क्या है, रे डायग्राम है यानी किरण आरेख है। अब जानेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो सिंपल आप बता सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हम यहाँ लिखा दिए हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं, आप ऐसे आराम से लिख देंगे, बगल में फिगर भी मेंशन कर देंगे, अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। एक ये होता है कोण I यानी कि इंसिडेंट रे और बराबर हो जाता है किसका, रिफ्लेक्टेड रे के। यहाँ हम लिखा दिए हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू किसका होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपको हम अभी जस्ट फिगर से याद करवाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम कैसे याद होता है। तो यहाँ आप जानिए कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को हम कैसे याद रखेंगे, बाय फिगर हम इसे कैसे याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम को। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखे हैं ये कोई क्या है, ऐसे हम पहले ड्रॉ कर लिए हैं कोई समतल सतह। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ कोई समतल सतह ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से कोई किरण हम गुजारे हैं, यहाँ से किरण हम गुजारे हैं। तो अभी हम बताए हैं, पीछे आपको बताया है किरण आरेख, इससे पता चलता है, ऐसे सिंबल देने से हमें पता चला कि कोई किरण उधर से आ रही है। तो यहाँ पर आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये समतल सतह से टकराकर जितना डिग्री से आया है उतना ही डिग्री पर लौट जाने वाली किरण को कहेंगे हम परावर्तित किरण। और ये यहाँ पर हम क्या ले लिए हैं, एक अभिलंब ले लिए हैं, यानी अभिलंब एक प्रकार के लंब होती है। अभिलंब क्या होती है, यानी फिजिक्स के भाषा में हम अभिलंब को लंब को अभिलंब बोलेंगे, और यही मैथ में इसका लंब चलता है, यानी परपेंडिकुलर बोलता है, इसे हम इंग्लिश में नॉर्मल बोलेंगे, और वही थोड़ा मैथ में चली जाती है तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम फिजिक्स में इसे बोलेंगे अभिलंब को नॉर्मल। अब आप जानिए, यहाँ पर आपका पूरा दिमाग साफ होने वाला है, आखिर हम नॉर्मल यानी अभिलंब लेते ही क्यों हैं। अभिलंब रियल में हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आपतित किरण कितना डिग्री से आया और कितना डिग्री से जा रहा है। और अगर ये नहीं लेते, ये एक प्रकार से इसको बांट रही है, दोनों, इस तरफ आपतित किरण को और इस तरफ परावर्तित किरण को। अगर हम अभिलंब नहीं लेते और ऐसे ऐसे हम लिए हैं, किससे, डॉटेड लाइन से लिए हैं या टूटी लाइन से लिए हैं, तो ये इमेजिनरी लाइन हुआ। इमेजिनरी लाइन को हमेशा किस लाइन से दिखाया जाता है, ये डॉट डॉट लाइन से दिखाया जाता है। तो एक अभिलंब हम क्यों लिए हैं, अभिलंब इसीलिए लिए हैं ताकि हमें पता चले आपतित किरण कितना डिग्री से आया और कितना डिग्री से जा रहा है। यहाँ से यहाँ पूरा बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिग्री कोण बनेगा, 180
क्योंकि आप जानते हैं मैथ अगर आपको आता है तो आप जानते होंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बनेगा। ये लाइन का रेखा के कोण है, रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है लाइन पर, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री कोण बनेगा। ये अभिलंब 90 डिग्री का अभिलंब खड़ा कर दिए, तो यहाँ से यहाँ पूरा मेरा हो गया 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री, कुल मिलाकर 180 हो जाता है। अब आ जाएंगे हम परिभाषा के बाद में, यानी इसके बारे में जान लेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, जो कि आप क्लियर यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में यहाँ है, यहाँ पर एक ही समतल में है। ये तो पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण, यानी ये जो कोण है यहाँ से यहाँ, ये आपतन कोण है। आपतन कोण यानी आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर कोई किरण यहाँ से 60 डिग्री पर आता है तो ऑटोमेटिक वह कितना डिग्री पर जाएगा, 60 डिग्री पर गुजर जाएगा। आपतित किरण अगर 60 डिग्री से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह पुनः 60 डिग्री पर ही लौट जाएगी। इसलिए आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब आप परिभाषा जान लीजिए आपतित किरण। तो आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब इसके बारे में जान लीजिए। वैसे हम सबका डेफिनेशन मेंशन किया है, आप थोड़ा समझिए यहाँ पे अपना भाषा में, अपने शब्दों में। वहाँ पर लिखा होता है परीक्षा में, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। अब हम जानेंगे कि आपतन कोण का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है। यहाँ देखिए, ये है अभिलंब और आपतित किरण। अभिलंब यहाँ और यहाँ से, यानी यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ कहीं भी देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये 90 डिग्री के कोण पर जो, ये समतल सतह पर जो 90 डिग्री कोण है, वही क्या होता है, अभिलंब होता है। और जहाँ पर तीनों बिंदु एक जगह मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर तीनों बिंदु यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जहाँ पर जाके तीनों बिंदु एक जगह मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आई होप बिल्कुल आप नीट एंड क्लीन इसको समझ चुके होंगे। अब सबके बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कौन क्या होता है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, हम बता चुके हैं। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, बता चुके हैं। उसके बाद जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराते हैं उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। या हम आपको ऐसे बोल दिया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जहाँ तीनों बिंदु एक जगह मिलते हैं उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। कैसे भी आप याद रखिए। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण, यहाँ जो हम बताए हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, वही बात यहाँ मेंशन है। उसके बाद बताया है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण। यही सब यहाँ पर हम जितना बात बोले हैं, आपको समझाया है, सब का सब मेंशन कर दिया है। उसके बाद ये भी मेंशन कर दिया है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। वही अभिलंब जो नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। उसके बाद हम सब चीज़ चित्र में जो हम अब इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, चित्र में सब नेमिंग कर दिए हैं। इसको हम मान लेंगे यहाँ पर चित्र में, इसको मान लेंगे हम ए और इसको मान लेंगे बी। उसके बाद वही हम बता दिए हैं कि ओ क्या है, आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है, ओ एन अभिलंब है,
और ये कोण जो बन रहा है AON आपतन कोण है, फिर VON परावर्तन कोण है, ये समतल सतह है, आपतन बिंदुओं हैं, वही सब यहाँ पर हम क्या किए हैं थोड़ा समझने के लिए अच्छा से मेंशन कर दिए हैं। जो जो हम बोले हैं वो सब क्या किए हैं यहाँ पर मेंशन अच्छा से कर दिए हैं। अब आप थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में, यानी समतल दर्पण पर जो लंबवत किरण पड़ती है तो उसका जो परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बताए हैं। वो सब ये पीछे वाला है, ये सब जो बताए थे आपतन कोण कहाँ से कहाँ है, परावर्तन कोण कहाँ से कहाँ है। अब आप इसके बारे में जानिए। यहाँ पर क्या है, ये कोई हम क्या लिए हैं समतल दर्पण लिए हैं, इसका एक भाग क्या कर दिया है पॉलिश कर दिया है, यानी कि सिल्वर्ड कर दिया है या रजित कर दिया है। यहाँ से कोई किरण क्या हो रही है आपतित किरण आ रही है और फिर दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी ऑटोमेटिक 90 डिग्री से आती है तो पूरा सीधा किरण आएगा और टकराने के बाद सीधा जाएगा। चूँकि हम बताए हैं जितना डिग्री से आपतित किरण आती है उतना ही डिग्री पर क्या होती है लौट जाती है। यहाँ पर अगर 90 डिग्री से आ रही है तो फिर 90 डिग्री पर पुनः लौट जाएगी, उसी पथ पर या उसी रास्ता पर लौट जाएगी। यहाँ आपतित किरण आया है पूरा सीधा 90 डिग्री के कोण पर तो ऑटोमेटिक परावर्तित किरण भी 90 डिग्री कोण पर ऐसे लौट जाएगी। यहाँ पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ चूंकि यहाँ आपतन कोण किसके बराबर होता है परावर्तन कोण के नियम, परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के सेकंड नियम बोलते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण आया अगर 90 से तो फिर जाएगा भी 90 से। तो यहाँ पर रियल में परावर्तन कोण नहीं बना, परावर्तन कोण किसके बराबर होगा 0 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि परावर्तन दिख नहीं रहा है कि कितना डिग्री से आया कितना डिग्री पर गया, जैसे आया 0 डिग्री के एंगल पर चला गया। अगर रियल में हम आएंगे ऐसे ऐसे ड्रॉ किए हैं तो कोई एंगल नहीं बनाया है। आपतित किरण जो आया है तो फिर लौटते समय कोई एंगल नहीं बनाया है तो यहाँ पर परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, सिंपल है। हाँ, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। अब आंसर दीजिएगा किस पर लौटती है, तो उसी पथ पर या सेम रास्ता पर चली जाती है, वहाँ पर परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होती है वापस लौट जाती है, सेम लौट जाती है उसी पथ पर। आई होप जितना हम यहाँ पर आज यहाँ तक करवा दिए हैं, जितना भी पढ़ाया है, आई होप आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आई होगी। मतलब बिल्कुल हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको 0 से हीरो लेवल तक समझा दे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। बिल्कुल हम आते हैं 0 लेवल से लेकर के फिर आपको हाई लेवल तक ले जाते हैं। हम बिल्कुल अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है। अगर आपको लगता होगा कि मेरी जो कोशिश है सफल जा रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो जा सके, पहुंच सके। आप लोग लाइक में कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं कीजिए। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो लाइक करने से क्या होती है, यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि लाइक करने से आपका जो वीडियो है दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं यूट्यूब। ऐसा यूट्यूब का क्या है एल्गोरिथम है। तो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो का आप क्या कीजिए शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक भी कीजिए। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब के बारे में, बिल्कुल गर्दा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आपको लगता होगा मेरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अधूरा था, लेकिन अगर हम बताएंगे तो बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।